IMF को खुदा हाफिज कहेंगे, लेकिन वक्त आने पर फिलहाल मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है इसे पूरा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के दौरान कारोबारी अफराद से खिताब। कहते हैं कि माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि शरह सूद 6% पर आ जाए। कौमों की ज़िंदगी में उरूजो ज़वाल आता है। जंग अजीम दोम के बाद जर्मनी और जापान ने असर नौ अपने मुल्क की तामीर की। मईशत उड़ान भर चुकी है। वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। ये कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल हो और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर ताकत हो। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी में बेहतरी से मईशत को संभाला है। आप सब कीमती लोग हैं, हमारे साथ बैठ कर बताएं कि माशी ग्रोथ कैसे करनी है। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो चीज़ें हीटअप होंगी। उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। 10.6 टैक्स टू GDP रेशो, वी हैव अचीव 10.8। IMF ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। सेल्स टैक्स में कमी पर हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौक़िफ़ है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18% टैक्स लग जाता, दूसरी मरतबा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लग जाता है। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर हमला आवर सेस आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG कीमत के बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त कबल कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद किया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर सेस आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान के कर्ज को लेकर मायूसी फैलाई जाती है। अमेरिका समेत दुनिया के तरक्याती ममालिक का कर्ज हमसे कई गुना ज्यादा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा कि IMF को खैरबात कहने के लिए ग्राउंड बना था, लेकिन 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मईशत को नुकसान हुआ। कहा जदीद दुनिया के तकाजे अलग हैं, हमें नई मंडियों को तलाश करना है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ये आपका अनफिनिश एजेंडा था। जब 2017 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड केओस एंड हैवक इन दिस कंट्री और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे। राइज अप टू द चैलेंज, क्रिएट दैट मार्केट एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि फिर हमें ये बॉल लेके दूसरे मुल्कों में नहीं जाना पड़ेगा। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में स्टॉक एक्सचेंज की मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा हमने बुनियादी ढांचे में इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मईशत का पहिया चला है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज़ों के बोझ और सूद की अदायगी में खातिर ख़्वाह कमी हुई है। The government is very clear that we are going to go into an extended and a larger facility with the fund for 2 reasons. One, to bring permanence to the macroeconomic stability. जो फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है वो हम कैसे नीचे ला रहे हैं, उसमें जो हमने कुछ ऑलरेडी उसमें इस्लाहात लेकर आए हैं in terms of the pension reform, never done before, in terms of the civil bureaucracy. आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के 6 अरकान हुकूमत में रहने की हिमायत कर दी। 8 में से 6 अरकान हुकूमत के साथ रहने के ख़्वाहां। ख़त में दावा हुकूमत में रहकर अवामी फलाह के मंसूबे जारी रखना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार अदा ना करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। PTI लीडरान के बयानात पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मैंने कभी किसी रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात से इनकार नहीं किया।
سب ریکارڈ پر ہے. میرے عہدے پر تنقید کرنے والے چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو وہ اس تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا. جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ اسپیکر سردار ایاز صادق سے طے ہوا تھا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے آزاد ماحول میں ملاقات کے بعد 48 گھنٹے میں حکومت سے ملاقات ہوگی، لیکن ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. وہ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کافی انسٹنسز میں یہ بات کہہ چکے کہ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. میں نے ان کو کہا تھا ویکینڈ کے اوپر ہی بھی کہا تھا میں نے، یہ ابھی جو سیٹرڈے سنڈے گزرا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ابھی تک ملاقات کا ٹائم نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آئی ول گیٹ بیک ٹو یو، وہ ریورٹ بیک کریں گے. ابھی تک نہیں کیا. سو ابھی تک آج بھی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، آج نہیں ہوا. آج رابطہ نہیں ہوا. سو بہرحال لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیٹ کا تعین آپ لوگوں نے نہیں کرنا، حکومتی سائڈ نے کرنا ہے اگلی نشست کا. جی ہمارا یہی طے جو ہوا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی انفیٹڈ ان مانیٹرڈ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد 48 گھنٹے کے اندر اندر ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی. بانی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جس جماعت میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں ان سے کیا توقع رکھیں. علیمہ خان نے ایک بار کہا تھا کہ بانی کو جیل میں زہر دینے کی بات ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات میسر ہیں. بانی پی ٹی آئی کا جو ریاست، اداروں، حکومت اور اداروں کے سربراہوں سے متعلق موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے. بانی پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آئے. کی طرف سے تردید آتی رہی ہے کہ جیل میں کوئی اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں ان میں کسی قسم کا خلل ہو. تو اس ویڈیو اور اس میں کی جانے والی گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پراپیگنڈا بھی جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا جاتا رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کی بنیاد میں جو ہے وہ اس طرح ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا، آج تک کوئی ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی عدالت میں درخواست لے کے نہیں گیا. کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جو یہ کہے کہ وہ 26 نومبر کو وہاں پہ میں جو ہے وہ احتجاج کر رہا تھا یا وہ کسی کے ساتھ تھا یا کسی کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. بیرسٹر گوہر کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی ہے. مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کرائی گئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی ہاؤس اریسٹ آفر سے متعلق علیمہ خانم کی گفتگو کی تردید کر دی. جو آپ سے کہتا ہے ملک جلا دو، میٹرو بس کو آگ لگا دو، ایک صوبے سے کہا کہ دوسرے صوبے پر حملہ کرو، وہ آپ کا ہمدرد نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سرگودا میں تقریب سے خطاب. کہا کہ میں ایک ماں ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا انتشار پھیلائے. تو ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کے اپنے بچے ملک سے باہر ہوں. اور بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی یونیفارم کی تزلیل کی ہے، اسے 10 سال سزا ہوئی ہے. جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز، عمارتیں جلا دو، میٹرو بس کو توڑ دو، گھیراؤ کر لو، ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. دوسرے والدین کے بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو میں سڑک پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ گولیاں چلاؤ، پیٹرول بم چلاؤ اور گھیراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، تو اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں. آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. آپ پوچھو ان کے ماں باپ سے کہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. حسان نیازی کے فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیک کی، اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا. ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے. اسکل فریکچرز نہ ہو. میں نے کہا یہ کیسے اسکل فریکچر؟ انہوں نے کہا ڈنڈے مار مار کے، کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ہمارا سر توڑا ہے. پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس کو اور رینجرز کو انہوں نے گولیاں ماری، 4 رینجرز شہید ہو گئے.
हुकूमत के साथ तीसरी मीटिंग में जुडिशल कमीशन ना बना तो शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। बानी से मुलाकात के बगैर इजलास होता है तो जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि बानी अदालतों के जरिए ही रिहा होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। ख्वाहिश है कि हुकूमत बनीगाला या ज़मान पाक की पेशकश नहीं कर सकी, हुकूमत से पूछे बगैर कहीं और से पेशकश भेजी गई। हामिद रज़ा ने कहा कि इलेक्शन के फौरी बाद बानी पीटीआई को 3 साल मुल्क से बाहर जाने का कहा गया था, इसका भी हुकूमत को इल्म नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम ओहदेदारों से फंड मांगने का फैसला। पार्टी ने पीटीआई एमएनएज और एमपीए से फंड्स जमा करवाने का मुतालबा कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में हिदायत की गई है कि हर मेंबर असेंबली और टिकट होल्डर 2.5 लाख रुपए 2 किस्त में जमा करवाएगा। पार्टी ओहदेदार हर 6 माह बाद पार्टी के अकाउंट में रकम जमा करवाएं। नोटिफिकेशन में चीफ व्हिप और पार्लिमानी लीडर को फंड जमा कराना यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में असेंबली कोरम वाला मामला भी उठाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली इजलास से गैर हाजिर अरकान की तनख्वाहें काटने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान हुकूमती अरकान और कई वज़रा की अक्सरियत असेंबली इजलास से गायब की शिकायत की गई। वज़रा की अदम दिलचस्पी से कोरम पूरा ना होने पर इजलास को मुलतवी करना पड़ता है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा की अदम शिरकत पर कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। दोनों वजारतों के बारे में शिकायत भी मौसूल हुई थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काबीना मेंबरान की अदम मौजूदगी के बायस असेंबली में सवालात के जवाब देने का मसला भी उठाया। इजलास में कुरम के हालात पर भी बातचीत की गई। जिला कुरम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान का कहना है कि अशिया खुरनोश और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनार पहुंच चुका है। काफिले का अमन से पाराचनार पहुंचना खुशाइंद है। डीसी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम से अपील है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन को कायम रखें। रहमान रहीम, हम अशफाक खान है और मैं डिप्टी कमिश्नर कुरम आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कुरम में पिछले कुछ महीनों से बल्कि 1 साल आज से बहुत ही एक टेंस किस्म का सिचुएशन चल रहा है और जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और पिछले जुमे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो कि डीसी कुरम जो कि एक काफ़िले के साथ आ रहे थे, उस पर अटैक किया गया और वो ज़ख्मी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर रिस्क्यू किया गया। अब करंटली वो CMH में अंडर ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह ही इज़ रिकवरिंग। और जो भी इसके परपेट्रेटर्स है, सरकार और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, उसको बड़ा सीरियसली देख रही है और इसके जो भी इसमें ज़िम्मेदार पाए गए तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन जारी भी है और सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसमें अवाम जो है वो इसमें मुकम्मल ताउन भी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टल पाराचनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला करते हुए ज़िला में स्पेशल फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। महकमा दाखिला के दस्तावेजात के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत से पाराचनार में FIA साइबर क्राइम विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। टल पाराचनार रोड की हिफाजत के लिए स्पेशल पोस्ट फोर्स कायम की जाएगी। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। कुरम में तमाम बैंकर्स का खात्मा भी पुलिस और ज़िला इंतजामिया की मदद से किया जाएगा, जबकि हुकूमत कुरम के रिहायशों से असलहा खरीदने पर गौर करेगी। कुरम से एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में 1 फरवरी तक असलहा जमा किया जाएगा। असलहा का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा, जबकि असलहे की निगरानी ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास हुआ। विफाकी काबीना की तश्कील करदा कमेटी में वज़रा बराए कानून और दिफा, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला और कानून डिवीज़न शामिल थे। इजलास के दौरान कमीशन के जायज़ा इजलास में केसेस के हक़ाइक़ और आदाद शुमार की ताज़ा तरीन तफसीलात तलब की गईं। कमेटी को बताया गया कि कमीशन की तरफ से लिए गए जायजे में बहुत से केसेस बोगस पाए गए। कुछ ऐसे अफराद को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गए थे। काबीना की हिदायत के मुताबिक 5 साल से जायद अरसे से लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए तक का माली इमदादी पैकेज दिया जाएगा। कमेटी की कमीशन को लापता अफराद के हवाले से तस्दीक शुदा हक़ाइक़ और आदाद शुमार पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों में पाबंदी आयद कर दी गई। हुक्काम ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में लगाई गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी सेहत की ज़ेली कमेटी का सरबराह पलवश शाह खान ने एक बार फिर PMDC से कहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से साल 2024 से तलबा से वसूल करदा इजाफी फीसें वापस कराई जाएं। सेनेटर पलवश शाह खान की ज़ेर सदारत सेनेट की ज़ेली कमेटी सेहत का इजलास हुआ। सेनेटर पलवश शाह खान ने कहा कि जो कॉलेज बात नहीं मानता इनको बंद कर दें। कायमा कमेटी के इजलास में सदर PMDC डॉक्टर रिजवान ताज ने तस्लीम किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने 2024 के MBBS और BDS के तलबा से फीसें काउंसिल की मंजूरी के बगैर वसूल की। सदर PDMC ने बताया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से फीसों पर वजाहत तलब की थी। कुछ कॉलेजेस के जवाब आए हैं, बाकी ने अभी तक जवाब देना नहीं मुनासिब समझा। सेनेटर पलवश शाह खान ने कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में 2024 की वसूल करदा इजाफी फीसें वापसी का लाहे अमल पेश करें। बानी PTI ने तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश करने की इजाज़त दे दी। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा। बानी PTI ने कहा है कि ये 2 मुतालिबात मुज़ाकरात शुरू होने की शर्त हैं। हुकूमत ने तहरीरी तौर पर भी हमारी शराइत ना मानी तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबे में बानी PTI का नाम शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो ज़ुबानी तौर पर बड़ा क्लियरली बयान कर दिया हुआ है कि ये 2 कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। ये कंडीशंस जो 2 हैं वो मानी जाएं। ये शर्त है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की। तो अगर आपको तहरीरी तौर पे मांग रहे हैं तो आप तहरीरी तौर पे दे सकते हैं और उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो दुरुस्त करें, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता हर्ज के आप तहरीरी तौर पे क्यों नहीं दें। और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप जाके उनको बेशक तहरीरी तौर पे दे दें। और साथ ये भी कहा कि अगर ये शर्तें तहरीरी तौर पे जो आप देंगे, अगर अगली मीटिंग में ये उन्होंने तहरीरी तौर पे ना मानी, हुकूमत ने भी वापस उसके तहरीरी तौर पे उसके साथ एग्रीमेंट ना की इन दोनों शर्तों पे, तो फिर आपकी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अलामा राजा नासिर अब्बास की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अदालतें बानी PTI से मिलने की इजाज़त दें तो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल नहीं करवा सकते। मुज़ाकरात कामयाब करना है तो बानी PTI से मुलाकात कराना होगी। जाते हैं, बाज़ औक़ात कोर्ट भी इजाज़त देती है, वहाँ का जो सुप्रीटेंडेंट जेल है मुलाकात नहीं करने देता है। क्या उसकी ज़रूरत है कि कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट करें? मुज़ाकरात की कामयाबी का ताल्लुक है कि इमरान खान के साथ फ्रीक्वेंटली मुलाकातें कराई जाएँ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि बानी PTI मुज़ाकरात में खलल डाल रहे हैं। मुज़ाकरात रुके तो PTI बतौर सियासी जमात खुद को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। कोई भी इख्तलाफ हो, इनका हल मुज़ाकरात में ही है। एक्सप्रेस वे के दौरे के मौका पर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देने के बजाय बानी PTI के अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। भी पैदा कर रहा है और ये जो मुज़ाकरात की नाकामी ये चले, PTI जो चाहती है कि मईशत को नुकसान पहुँचे, उसके साथ साथ PTI के अपने जो सियासी एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है, उसको वो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएं। जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में है। कि PTI की KPK में जो हुकूमत है वो अपनी इस बुनियादी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल फ़ारिग हैं, बिल्कुल उस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन वहाँ की हुकूमत, वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर बजाय इसके कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, वो इमरान खान के अहकामात पर, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने पर ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है।